अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नासिर सिद्दीकी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस करूंगा और ये इस सिलसिले की मेरी चौथी वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हाइपरटेंशन का प्रिवेंशन, यानी हम हाइपरटेंशन से कैसे बच सकते हैं और इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट, एलोपैथिक अद्वियात कौन कौन सी हैं जो हम हाइपरटेंशन में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो सबसे पहली बात जो है उसके अंदर वो है जनाब लाइफ स्टाइल चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल कैन गो अ लॉन्ग वे टूवर्ड कंट्रोलिंग हाई ब्लड प्रेशर। योर डॉक्टर मे recommend you make lifestyle changes including eating a heart healthy diet with less salt, यानी कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को जो है वो आपने चेंज करना है और ये एक मुस्तकिल काम है जो कि लॉन्ग वे में आपको करना है। ये नहीं कि आपने 2-4 दिन के लिए जो है वो लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया और उसके बाद दोबारा फिर अपनी पुरानी जगह पर आ गए, तो ऐसे जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगा। आपने हार्ट हेल्थी डाइट खानी है जिसमें नमक कम से कम हो। उसके साथ जनाब ये जो है आपकी गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, ये आपको रोजाना करनी है। आधा घंटा 15 मिनट एक टाइम आप बना लें और उसके अंदर आपने रोजाना एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपने जो है वो लाजमी करनी है। कोई सी भी एक्सरसाइज जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जनाब मेंटेनिंग अ हेल्थी वेट, यानी आपका जो वजन है वो आपके कद के मुताबिक हो, और अगर आप ओवरवेट हैं, मोटे हैं, तो फिर आपको वजन कम करने की कोशिश जो है वो करनी है। उसके बाद जनाब यूरोपियन कंट्रीज में बहुत कॉमन है कि वो जनाब अल्कोहल पीते हैं, यानी शराब पीते हैं। तो अगर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लोग जो हैं अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो दे शुड लिमिट द अमाउंट ऑफ अल्कोहल इफ यू ड्रिंक। उसके बाद बट सम टाइम लाइफ स्टाइल चेंजेस आर नॉट एनफ। इन एडिशन टू डाइट एंड एक्सरसाइज योर डॉक्टर मे रिकमेंड मेडिकेशंस टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, यानी जो आपका डॉक्टर है वो सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंजेस से आपकी अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर कंट्रोल में नहीं आता है तो फिर वो आपको मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करेगा। और इसमें क्या है कि योर ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट गोल डिपेंड्स ऑन हाउ हेल्थी यू आर, यानी कि आपकी सेहत कैसी है उसके हिसाब से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होगा। प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन। उसके बाद जनाब योर ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट गोल शुड बी लेस देन 130 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक, यानी आपका जो ब्लड प्रेशर का गोल है वो जनाब आपका 130 ऊपर का और 80 नीचे का, इसके आसपास आपका होना चाहिए। अगर इसके आसपास आपका ब्लड प्रेशर नहीं रह रहा है तो इट मींस कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वह ज्यादा है, और अगर अभी से आप उसको कंट्रोल नहीं करते तो आगे जाके ये ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद आपको जो है वो ब्लड प्रेशर से होने वाले नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यू आर अ हेल्थी अडल्ट एज 65 या ओल्डर। अगर आपकी उम्र 65 साल या इससे ज्यादा है तो फिर उसके लिए जरूरी है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है इस रेंज में रहे। वैसे इससे पहले मैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज आपसे डिस्कस कर चुका हूं। वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज जो है वो ऊपर का सिस्टोलिक 100 से 140 और नीचे का डायस्टोलिक 60 से 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यू आर अ हेल्थी अडल्ट यंगर लेस देन एज 65 विद अ 10% और हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज इन द नेक्स्ट 10 ईयर। यू हैव क्रॉनिक किडनी डिजीज, अगर आपको गुर्दों की कोई बीमारी है जैसे क्रॉनिक रीनल फेलियर है, डायबिटीज है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो फिर भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। Although 120/80 millimeter of mercury or lower is ideal blood pressure goal, doctor are unsure if you need treatment to reach that level. कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 और 80 है तो फिर भी डॉक्टर इस बारे में अनश्योर होते हैं कि आपका ये ट्रीटमेंट जो है वो आइंदा चल के रहेगा भी या नहीं रहेगा। और अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक ऊपर के 140 से ज्यादा जाता है और नीचे का डायस्टोलिक 90 से ज्यादा जाता है तो फिर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत जो है वो होगी। इफ यू आर एज 65 या ओल्डर, use medication which lower the systolic blood pressure such as less than 130. Your medication would not need to be changed unless they cause negative effects on your health or quality of life. The category of the medication your doctor prescribed depends on your blood pressure measurement and your other medical problems. It is helpful if you work together with a team of medical professionals experienced in providing treatment for high blood pressure to provide an
इंडिविजुअलाइज्ड प्लान, ट्रीटमेंट प्लान फॉर यू। आपके लिए बेहतर होगा कि आप जो है इनके बातों का ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किसी एक दवा की नहीं, बहुत सारी दवाओं की जरूरत पड़ जाती है। 3-4 दवाएं आमतौर पर जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर लिखते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि आप जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए ऐसे डॉक्टर से, अपने डॉक्टरों की टीम से रब्ता करें। कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, आपका फैमिली फिजिशियन ही जो है या आपका जो कार्डियोलॉजिस्ट है वही आपका ब्लड प्रेशर जो ट्रीट कर रहा होता है। तो खैर बहरहाल, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो एक अच्छे माहिर डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए हाइपरटेंशन के लिए। एलोपैथिक मेडिसिन फॉर हाइपरटेंशन। एलोपैथिक में जो दवाएं हैं हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, उनकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो यहाँ मैंने आपके साथ कुछ कैटेगरीज जो हैं वो शेयर की हैं। उसमें नंबर 1 है डायूरेटिक। तो याद रखिए कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की फर्स्ट लाइन मेडिसिन एलोपैथिक सिस्टम में डायूरेटिक हैं। फिर उसके बाद है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, यानी एस इनहिबिटर कहलाते हैं, ACE इनहिबिटर। उसके बाद तीसरे नंबर पे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये भी एक दवाओं की किस्म है। उसके बाद है जनाब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फिर उसके बाद है अल्फा ब्लॉकर, फिर उसके बाद है अल्फा बीटा ब्लॉकर, फिर उसके बाद बीटा ब्लॉकर, फिर उसके बाद एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है कि जो किसी दवा या किसी केमिकल के असर को रिवर्स करे या रोक दे। उसके बाद जनाब है रेनिन इनहिबिटर, फिर है वेजोडाइलेटर, फिर है सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स। तो अब आइए इनको हम बारी बारी एक एक करके हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहली एलोपैथिक मेडिसिन में जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आमतौर पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो है जनाब डायूरेटिक, समटाइम कॉल्ड वाटर पिल्स and are the medication that acts on your kidneys to help your body eliminate sodium and water, reducing the blood volume। तो डायूरेटिक से होता है क्या है कि डायूरेटिक के असर के तहत गुर्दे जो है वो ज्यादा खून में से पानी और नमक निकाल देते हैं और इसके नतीजे में आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। तो जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा, खून की मिकदार कम होगी, तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा लो हो जाएगा। मगर ये अकेली जो है बाज़ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में नाकाम रहती हैं। इनकी डायूरेटिक्स की जनाब 2 किस्में होती हैं। एक कहलाते हैं थायजाइड डायूरेटिक्स। थायजाइड डायूरेटिक्स आर ऑफन द फर्स्ट बट नॉट द ओनली चॉइस इन हाई ब्लड प्रेशर मेडिकेशन। एग्जाम्पल ऑफ द ओरल थायजाइड डायूरेटिक इंक्लूड क्लोरथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ये वाली। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा जो है वो ये है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। फिर उसके बाद इंडेपामाइड, फिर उसके बाद मीटोलाजोन। उसके बाद जनाब दूसरी किस्म जो है वो डायूरेटिक्स की, ये है लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स आर पावरफुल टाइप ऑफ द डायूरेटिक्स। दे वर्क बाय binding the sodium potassium chloride co-transporter in the thick ascending loop of Henle पे काम करते हैं, which is located in the kidney, जो कि किडनी के नेफ्रॉन्स में होते हैं। This reduces, abolish sodium chloride and potassium reabsorption। तो ये दवा क्या करती है कि जब गुर्दे से खून गुजरता है, वहां से पेशाब बनाने का अमल हो रहा होता है नेफ्रॉन के अंदर, तो नेफ्रॉन का एक पोर्शन है जो कि कहलाता है लूप ऑफ हेनली। तो वहां से सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड को दोबारा खून में रीएब्जॉर्ब नहीं होने देता और उसके साथ साथ वहां से पानी का अखराज भी बढ़ाता है। याद रखिए, जब सोडियम निकलेगा तो पानी भी अपने साथ लेके निकलेगा, लीडिंग टू इंक्रीज लॉस ऑफ सोडियम, क्लोराइड एंड पोटाशियम इनटू द नेफ्रॉन, the functional unit of a kidney. As a result, water is also drawn into the nephron and urine volume increases. Loop diuretics also reduce the reabsorption of calcium and magnesium. ये इनका साइड इफेक्ट है कि जब आप ये देंगे तो पेशेंट के खून में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिकदार भी कम होगी और फिर उसको कैल्शियम की कमी और मैग्नीशियम की कमी की सिम्टम जो है वो आने लगेगी। उसके बाद जनाब लूप डायूरेटिक्स are used in the treatment of edema due to heart failure, liver disease, kidney disease. They may also be used to treat high blood pressure. तो हाई ब्लड प्रेशर के अंदर ये फर्स्ट लाइन मेडिसिन जो है हमारी वो डायूरेटिक होती है। इनकी एग्जांपल लूप डायूरेटिक्स की वो है जनाब ब्यूमेटानिड, ये ब्यूमैक्स के नाम से आती है।
और दूसरी फ्यूरोसिमाइड जो कि लेक्सेक्स के नाम से आती है, और लेक्सेक्स जो है वो काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। ये डायूरेटिक मेडिसिन है और लूप डायूरेटिक है। उसके बाद जनाब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, दीज मेडिकेशन सच एज लिसिनोप्रिल, बेनाजाप्रिल, कैप्टोप्रिल जो कि कैपेटिन के नाम से आमतौर पे आती है, एंड अदर हेल्प्स रिलैक्स ब्लड वेसल बाय ब्लॉकिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ नेचुरल केमिकल, ये वाला एंजियोटेंसिन, डेट नैरोज द ब्लड वेसल्स जो कि खून की नालियों को नैरो करता है, सुगेड़ देता है। पीपल विद chronic disease may benefit from having an ACE inhibitor as one of their medication। तो ACE inhibitor जो है उन मरीजों के लिए जिनको किडनी की भी प्रॉब्लम्स हो, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो आमतौर पे उनको किडनी की प्रॉब्लम होती है शुगर की वजह से, तो उनके लिए ये जो है ACE inhibitor ये एक अच्छी दवा होती है। फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ द ACE inhibitor that are available, उसमें बेनाजाप्रिल लोटेंसिन के नाम से मिल जाती है पाकिस्तान में, कैप्टोप्रिल जो है वो कैपेटिन के नाम से मिल जाती है, इनैलाप्रिल वेजोटेक के नाम से जो है हमें मिल जाती है, फिर सोनोप्रिल मोनोप्रिल के नाम से हमारे यहाँ मिल जाती है, लिसिनोप्रिल जेस्ट्रिल बहुत मशहूर दवा है जो अक्सर डॉक्टर लिखते हैं। उसके बाद ये बाकी के क्वाइनाप्रिल एप्यूप्रिल के नाम से मिल जाती है, रेमिप्रिल आल्टेस के नाम से मिलती है। ये दवाएं तो मैंने यूज की हैं, और बाकी जो दवाएं हैं जैसे मोक्सीप्रिल, फिनेडोप्रिल, पेरिंडोप्रिल जो है वो मैंने इस्तेमाल नहीं की है। उसके बाद जनाब दूसरी टाइप ऑफ मेडिसिन की एक और है, वो है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इसको ARBS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दीज मेडिकेशंस हेल्प रिलैक्स ब्लड वेसल्स बाय ब्लॉकिंग द एक्शन नॉट द फॉर्मेशन ऑफ अ नेचुरल केमिकल दैट नैरोज ब्लड वेसल्स, यानी कि एंजियोटेंसिन 2 जो बनता है रेनिन के इफेक्ट से, एंजियोटेंसिन 1 से, ये उसको गुर्दे के ऊपर काम नहीं करने देती। ARBS include candesartan, losartan and others. People with chronic kidney disease may benefit from having an ARBS as one of their medication। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जनाब ARBS की कौन कौन सी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ alizosartan, candesartan, aprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan, valsartan। तो ज्यादातर जो इस्तेमाल होने वाली दवाएं जो आमतौर पे हम देखते हैं कि डॉक्टर अपने मरीजों को प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वो जनाब इसमें है कैंडीसार्टान, उसके बाद ये वाली लोसार्टान, और उसके बाद ये वेलसार्टान। वेलसार्टान जो डायवन के नाम से बहुत ज्यादा आजकल डॉक्टर जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके बाद जनाब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दिस मेडिकेशन इंक्लूड एम्लोडिपिन, डिल्टायाजिम एंड अदर हेल्प रिलैक्स द मसल्स ऑफ योर ब्लड वेसल्स। ये क्या होता है कि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है हमारी खून की नालियों के अंदर भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम आकर अटैच होता है, फिर वो खून की नालियां जो है हमारी वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो ये उसको रोकती है, यानी कि हमारी खून की नालियों के अंदर कैल्शियम को आने से रोकती है। एंड अदर्स रिलैक्स द मसल्स ऑफ योर ब्लड वेसल्स, सम स्लो योर हार्ट रेट आल्सो। Calcium channel blockers may work better for older peoples and peoples of the African heritage as compared to the ACE inhibitor alone। ये जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बड़ी उम्र के लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है बनिस्बत यंग पीपल्स के, और जैसे हमारी एशियन कंट्रीज के अंदर हम हैं थोड़े सांवले कलर के, गहरे कलर के, तो ये हमारे लिए एक अच्छी दवा हो सकती है। कौन सी? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें जो मशहूर दवा है वो है एम्लोडिपिन, जो कि नॉर्वेस्ट के नाम से आती है। एग्जाम्पल ऑफ दी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एम्लोडिपिन नॉर्वेस्ट के नाम से आती है, डिल्टाइजिम ये कार्डिजिम के नाम से आती है, उसके बाद फेलोडिपिन, इसराडिपिन, निकार्डिपिन, नेफिडिपिन, निसोलडिपिन, और उसके बाद वेरापेमिल। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं उसकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन की, और इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली दवा है एलोपैथिक सिस्टम में वो है एम्लोडिपिन। और इसका एक साइड इफेक्ट होता है जनाब, वो साइड इफेक्ट ये है कि एम्लोडिपिन लेने वालों को उनके टखनों पर और चेहरे पर जो है वो सूजन आ जाती है, बहुत कॉमन है एम्लोडिपिन लेने वाले पेशेंट्स के लिए। उसके बाद जनाब हमारे पास है एडिशनल मेडिकेशन
यूज टू ट्रीट द हाई ब्लड प्रेशर। कुछ हमारे पास एडिशनल मेडिसिन होती हैं जो हम उन मरीजों को इस्तेमाल कराते हैं जिनको हमारी एक रूटीन की जो मेडिसिन होती है उससे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। If you are having trouble reaching your blood pressure goal with the combination of the above medication, ये 4-5 किस्म की दवाएं ऊपर आई हैं, your doctor may prescribe, आपका डॉक्टर जो फिर वो प्रिस्क्राइब कर सकता है। पहले वो क्या करेगा कि आपका ब्लड फास्टिंग सीरम एल्डोस्टेरोन लेवल करवाएगा, क्योंकि अगर आपका एल्डोस्टेरोन बढ़ा हुआ है तो फिर आपको जिस दवा से फायदा होगा वो है अल्फा ब्लॉकर। These medication reduce nerve impulses to blood vessel, reducing the effect of natural chemical aldosterone. Aldosterone के effect को रोकती है। That narrows blood vessels. Alpha blocker include doxazosin, ये कार्डूरा के नाम से आती है, ज्यादातर ये इस्तेमाल होती है प्रोस्टेट्स के लिए आमतौर पर। फिर प्रेजोसिन जो कि मिनी प्रेस के नाम से आती है, और उसके अलावा कुछ और दवाएं भी जो हैं वो हैं। उसके बाद जनाब जो है आपकी अल्फा बीटा ब्लॉकर, यानी कि हमारी जिस्म के अंदर अल्फा रिसेप्टर्स भी होते हैं और बीटा रिसेप्टर्स भी होते हैं। ये इन एडिशन टू रिड्यूसिंग नर्व इंपल्सेस टू ब्लड वेसल, अल्फा बीटा ब्लॉकर स्लो द हार्ट बीट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट मस्ट बी पंप्ड थ्रू द वेसल्स। अल्फा बीटा ब्लॉकर्स इंक्लूड कार्वेडिलॉल, कोरेक्ट के नाम से आती है, एंड लाबिटेलॉल जो कि ट्रेंडेट के नाम से आती है। उसके बाद जनाब बहुत मशहूर बीटा ब्लॉकर्स, दीज मेडिकेशन रिड्यूस द वर्कलोड ऑन योर हार्ट एंड ओपन योर ब्लड वेसल्स, कॉजिंग योर हार्ट टू बीट स्लोअर एंड विद लेस फोर्स। बीटा ब्लॉकर्स इंक्लूड एसीब्यूटिलॉल जो कि सेक्ट्राल के नाम से आती है, अटीनोनॉल जो बहुत मशहूर है, बहुत टिनोरमिन बहुत लिखी जाती है हमारे यहाँ, और उसके साथ कुछ अदर दवाएं भी हैं बीटा ब्लॉकर ग्रुप में। Beta blockers are not usually recommended as the only medication you are prescribed, but they may be effective when they combined with other blood pressure medication. तो बीटा ब्लॉकर्स को अगर किसी और टाइप की मेडिसिन से अगर इसको कंबाइन किया जाता है तो फिर ये आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। उसके बाद जनाब एल्डोस्टेरोन एगोनिस्ट, एग्जाम्पल आज स्पाइरोनोलेक्टोन एल्डेक्टोन के नाम से आती है, एंड एप्लेरिनॉन और ये इंस्परा के नाम से आती है। दीज ड्रग ब्लॉक द इफेक्ट्स ऑफ द नेचुरल केमिकल दैट कैन लीड टू साल्ट एंड फ्लूइड रिटेंशन विच कैन कंट्रीब्यूट टू हाई ब्लड प्रेशर। उसके बाद जनाब रेनिन इनहिबिटर, ये रेनिन इनहिबिटर जो है ये अभी आया है, और ये जो केमिकल है इसका नाम है एलिस्किरेन। एलिस्किरेन जो है टक्टरना के नाम से जो है आजकल वो मुहैया है, और ये दवा जो है क्या करती है, ये दवा जो है स्लो डाउन दी प्रोडक्शन ऑफ रेनिन। ये जो हमारे गुर्दों से खून में जो रेनिन बनता है गुर्दों से, ये उसको स्लो करती है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब भी गुर्दों को खून की सप्लाई कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो एक केमिकल ज्यादा बना देते हैं जिसका नाम है रेनिन, और फिर ये रेनिन जो है आगे एंजियोटेंसिन 1 पे काम करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, और एंजियोटेंसिन 2 के असर की वजह से खून की नालियां जो है वो सिकुड़ जाती हैं, दिल की रफ्तार बढ़ जाती है, और जो आपके दिल के पंप करने की फोर्स है, कुव्वत है, वो भी बढ़ जाती है। उसके नतीजे में ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है। ये दवा प्रिस्क्राइब करने से पहले आपका जो फैमिली फिजिशियन है वो सीरम रेनिन का लेवल जो है वो चेक करवाएगा, और फिर ये दवा अगर जरूरी होगी तो लिख देगा। Aliskiren works by reducing the ability of renin to begin this process. Due to risk of serious complication including stroke, you should not take Aliskiren with an inhibitor या ARBS। यानी ये दवा जो है अगर आप ये ले रहे हैं रेनिन इनहिबिटर Aliskiren, तो फिर इसके साथ आपने जो है वो ACE इनहिबिटर या ARBS इनहिबिटर यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो है वो आपने नहीं लेना है। उसके बाद है जनाब वेजोडाइलेटर। दिस मेडिकेशन इंक्लूडिंग हाइड्रोलाजीन एंड मिनोक्सिडिल वर्क डायरेक्टली ऑन द मसल्स इन द वॉल्स ऑफ योर आर्टरीज, प्रिवेंटिंग द मसल्स फ्रॉम टाइटनिंग एंड योर आर्टरीज फ्रॉम नैरोइंग। ये डायरेक्टली एक्टिंग मेडिसिन है, उसमें एक हाइड्रोलाजीन है और दूसरी मिनोक्सिडिल है। ये दोनों दवाएं जो है जो मैंने आपके साथ जो ब्लड प्रेशर की टाइप में आपसे डिस्कस कर रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था हाइपरटेंशन क्राइसिस। तो ये हाइपरटेंशन क्राइसिस जिसके अंदर पेशेंट को
आईसीयू में एडमिट किया जाता है, तो वहां पर ये दवाएं जो है हाइड्रोलाजीन और मिनोक्सिडिल जो भी इस्तेमाल करनी हो एज अ वेजोडाइलेटर, तो ये आईसीयू की मेडिसिन है। और वैसे ही हाइड्रोलाजीन जो है ये क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स को भी दी जाती है, जब उनका जो है एक रूटीन मेडिसिन से उनका ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में ना आ रहा हो। उसके बाद है जनाब सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स। दीज मेडिकेशन प्रिवेंट योर ब्रेन फ्रॉम सिग्नलिंग योर नर्व सिस्टम to increase your heart rate and narrow your blood vessels. Example include clonidine जो कि कैटाप्रेस के नाम से आती है, अम्फासिन जो कि टेनेक्स के नाम से आती है, और बहुत मशहूर एक और मेडिसिन है जो कि मिथाइल डोपा एल्डोमेट के नाम से आती है। और इसके बारे में आपको मैं बताऊं कि ये सेंट्रली एक्टिंग मेडिसिन, पूरा नाम है इसका अल्फा मिथाइल डोपा एल्डोमेट। ये एल्डोमेट जो है खास तौर पर प्रेगनेंसी में होने वाले हाई ब्लड प्रेशर के लिए मखसूस दवाओं में मखसूस दवा है। अगर कोई खातून है ब्लड प्रेशर उनको रह रहा है, वो कोई दवा खा रही है, मगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अब हाई ब्लड प्रेशर हो गया प्रेगनेंसी के दौरान, तो फिर वो सिर्फ एल्डोमेट जो है मेडिसिन वो खाए। उसके बाद टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डेली मेडिकेशन डोजेस यू नीड, योर डॉक्टर में प्रिस्क्राइब अ कॉम्बिनेशन ऑफ लो डोज मेडिकेशन रादर देन लार्ज डोजेस ऑफ अ single one medicine. In fact, 2 or more blood pressure drugs often are more effective than one. Sometimes findings the most effective medication or combination of drug is a matter of trial and error. तो इसमें ये बताने की मैंने कोशिश की है कि सिर्फ एक दवा से बाज़-औक़ात या 2 दवाओं से बाज़-औक़ात आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में नहीं आता। जरूरत होती है 2 या 3 दवाओं की कॉम्बिनेशन बनाई जाए। उसके बाद है जनाब रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। व्हेन योर ब्लड प्रेशर इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, यानी आपका ब्लड प्रेशर 2 दवाएं 3 दवाएं आप ले रहे हैं, डाइट भी आप अच्छी खा रहे हैं, खाने में नमक भी आपने तकरीबन निकाल ही दिया है, घी तेल का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। इफ योर ब्लड प्रेशर रिमेन्स stubbornly high despite taking at least 3 different types of high blood pressure drugs, one of which usually should be a diuretic, you may have resistant hypertension. यानी अगर आप कोई दवाओं की कॉम्बिनेशन ऐसे ले रहे हैं जिसमें एक डाययूरेटिक भी है, एक एस इनहिबिटर भी है, एक ARBS भी है, तो फिर भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा 3 दवा लेने के बावजूद, तो ये कंडीशन कहलाती है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। People who have controlled high blood pressure but are taking 4 different types of medication at the same time to achieve that control also are considered to have resistant hypertension. अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि एक साथ 4 किस्म की मुख्तलिफ एंटी हाइपरटेंसिव एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है और उस पर उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा कंट्रोल में है, तो फिर इसको भी हम रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के तौर पर ही जानेंगे। The possibility of secondary causes of the high blood pressure generally should be reconsidered. अगर किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो 3-4 दवाएं लेने के बावजूद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो फिर जो है हमें उसको एज अ सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर या सेकेंडरी हाइपरटेंशन के तौर पर लेना चाहिए, यानी वो किसी और ऑर्गन की खराबी की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो रहा है। Having resistant hypertension does not mean your blood pressure will never get controlled. ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका resistant hypertension है तो आपका blood pressure कंट्रोल में ना आए। In fact, if you and your doctor can identify what is behind your persistently high blood pressure, there is a good chance to you can meet your goal with the help of treatment that is more effective. Your doctor या hypertension specialist may evaluate the potential causes of your condition and determine if those can be treated. Review medication you are taking for other conditions and recommend you not take any that worsen your blood pressure. Recommend that you monitor your blood pressure at home to see if you may have higher blood pressure in the doctor office. जो कि कहलाता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, यानी डॉक्टर को देख के आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है मगर घर पे सही होता है, ऐसा नफसियाती तौर पर हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, यानी डॉक्टर व्हाइट कोट पहनते हैं ना इस वजह से। फिर सजेस्ट हेल्थी लाइफ स्टाइल चेंजेस सच एज ईटिंग अ हेल्थी डाइट विद लेस सॉल्ट, मेंटेनिंग अ हेल्थी वेट एंड लिमिटिंग हाउ मच अल्कोहल यू ड्रिंक।
Make changes to your high blood pressure medication to come up with the most effective combination and doses. Consider adding an aldosterone antagonist such as spironolactone, which may lead to control of the resistant hypertension. If you do not take high blood pressure medications exactly as directed, your blood pressure can pay the price. यानी कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आप नहीं रखते, जो दवाएं आपको डॉक्टर ने लिखी हैं आप नहीं खाते, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होगा, शूटअप भी हो सकता है, फिर आपको खुदा ना खासा हार्ट अटैक या फालिज का अटैक या गुर्दों में नकारापन का सामना करना पड़ सकता है. इफ यू स्किप डोजेस बिकॉज यू कांट अफोर्ड द मेडिकेशन, बिकॉज यू हैव साइड इफेक्ट्स, because you simply forget to take your medication, talk to your doctor about the solution. Do not change your treatment without your doctor's guidance. अपना इलाज खुद करने की कोशिश ना करें भाई. हाई ब्लड प्रेशर के अंदर एलोपैथिक अद्वियात के साथ आप अपने डॉक्टर से जो है जरूर कंसल्ट करें. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी मेडिसिन लेने के मामले में. तो इससे अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात हैं या कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात की हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिसको हम इस्तेमाल कराएं अपने पेशेंट को, तो उसको बहुत भला हो सकता है. तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा और इससे अगली वीडियो में मैं आपके साथ जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो हाई ब्लड प्रेशर का होता है वो आपसे डिस्कस करूंगा. और जब तक के लिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह सब बीमारों को शफा अता फरमाए और किसी को भी किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला ना करे. आमीन. इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह.